आज के इस लेक्चर में हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट में क्या लिखा हुआ, इफ लैम्बडा वन इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा है a माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0 रिपीटेड t टाइम्स, देन t इज कॉल्ड द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा वन। और सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, देखो इफ कैपिटल S इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लैम्बडा वन, देन S इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा वन। देखो सिंपल वर्ड में क्या रहेगा, ये अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से हमें आइगन वैल्यूज मिलती है। अगर कोई भी आइगन वैल्यूज रिपीटेड जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड होती है, तो जितना नंबर ऑफ टाइम्स वो रिपीटेड हुआ है वही क्या कहेंगे हम लोग, उस पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के लिए उसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी बोल देंगे। और अगर हम लोग किसी भी एक आध आइगन वैल्यूज़ के ऊपर जो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, वो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें मिलेंगे उसे क्या कहा जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइगन वैल्यू कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है अबाउट एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, इसको एक न्यूमेरिकल कर हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो सम हमें करना है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो फाइंड द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, मैट्रिक्स के अंदर आए हुए फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या है 4 6 6, सेकेंड रो के एलिमेंट्स है 1 3 2, और लास्ट रो यानी कि थर्ड रो के एलिमेंट्स है -1 -5 -2। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स से हमें आइगन वैल्यूज तो निकालनी होगी। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स जो भी दिया है वो हमें डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना होगा, और डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते वक्त डायगोनल एलिमेंट्स जो भी रहेंगे वहाँ से हमें माइनस लैम्बडा करना होगा। ठीक है, तो ये जो 4 दिख रहा है तो 4 से हमें क्या करना होगा, 4 माइनस लैम्बडा लिखना होगा, और बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिख देते हैं। तो ये 1 और ये -1 एज इट इज आएगा, ये 6 एज इट इज रहेगा, यहाँ से 3 माइनस लैम्बडा लिखना होगा, उसके नीचे का -5 एज इट इज लिखना है, ये 6 एज इट इज, ये 2 एज इट इज, और यहाँ से -2 माइनस लैम्बडा करना होगा। ये डिटर्मिनेंट क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो गिवन मैट्रिक्स की ऑर्डर कितनी थी, 3 थी, इसके कारण हमें यहाँ पे लैम्बडा क्यूब लिखना होगा। ये डायरेक्टली ट्रिक होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए। गिवन मैट्रिक्स की ऑर्डर 3 थी, इसके कारण लैम्बडा क्यूब लिखा। उसके बाद हमें साइन कैसे देने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते प्लस माइनस देने होते हैं, तो ये पहले प्लस से शुरुआत होगी, उसके बाद माइनस साइन आएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्बडा स्क्वायर रहेगा। लेकिन लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स है गिवन मैट्रिक्स के अंदर उनका हमें सम ऐड करना है, और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर लैम्बडा स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो ये सम कितना हो जाएगा, देखो 4 + 3 7, 7 - 2 कितना होगा 5, +5 आया, लेकिन अल्टरनेट साइन कैसे देने, प्लस माइनस, तो यहाँ पर -5 लैम्बडा स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसके बाद लैम्बडा क्यूब हो गया, लैम्बडा स्क्वायर हो गया, इसके बाद लैम्बडा आएगा, लेकिन लैम्बडा का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, देखो लैम्बडा का कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ से, क्या कहा, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ से 4 एलिमेंट हमें कंसिडर करने होंगे। तो वो कंसिडर होंगे 4 6 1 3, तो 4 6 1 3 उसको एक डिटरमिनेंट के अंदर लिखा, प्लस अभी राइट मोस्ट कॉर्नर के बॉटम की तरफ से 4 एलिमेंट हमें सेलेक्ट करने हैं, 3 2 -5 और ये -2 हो जाएंगे, और कॉर्नर के सारे एलिमेंट्स हमें कंसिडर करने हैं, ये 4 6 -1 -2। ठीक है, चारों कॉर्नर लास्ट में क्या लिया, सारे कॉर्नर के एलिमेंट्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिए, 4 6 -1 -2। इसके बाद हमें ये जो सब कुछ डिटरमिनेंट के अंदर लिखा उनका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल कर हमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो ये पहला क्या था, 4 3 12, 12 - 6 कितना होगा, 6 होगा, 3 × -2 -6 यहाँ पे लिख देते हैं, ये -6, और ये कितना हो जाएगा +10। ठीक है, -6 + 10 4 हो जाएगा, यहाँ से 4 लिखा, और ये 4 × -2, तो 4 × -2 -8, और ये -6, और ये बात -6 बिफोर दैट +6 होगा। ठीक है, यहाँ से कितना होगा, -2 होगा, तो 6 + 4 10, 10 - 2 8, तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। देखो +8 लिखना होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्बडा लिखेंगे, और लास्ट में जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट जो भी आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना होगा एज अ कांस्टेंट, और इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अगर हम लोग इस गिवन मैट्रिक्स को इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कैलसी से फाइंड आउट, कैलसी से अगर इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते तो उसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अल्टरनेट साइन दे देते प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस दिया, और इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है कैलसी से फाइंड आउट करने पर हमें पता चला 4। ठीक है, तो 4 लिख दिया।
ये हो गया अब तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्बडा यानी कि आइगन वैल्यूज मिलेगी, वो होगी 1 2 2। ठीक है, तो ये 1 लिखा, साइड में 2 और ये साइड में 2 लिख दिया। ठीक है, दीज आर द आइगन वैल्यूज, साइड में हम लोग लिखेंगे आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो ये आइगन वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें हर एक आइगन वैल्यू के लिए जो आइगन वेक्टर आएगा उसे फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पुट लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 1 इन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, ए माइनस लैम्बडा आई, ब्रैकेट क्लोज कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, वी गेट लिख देंगे। ठीक है, तो देखो पुट लैम्बडा 1 इक्वल टू 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए माइनस लैम्बडा आई, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, एक्स इज इक्वल टू 0, वी गेट। तो हमें क्या करना होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, यानी कि एक मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या लिखना है, ये देखो इस लैम्बडा की जगह पे हमें क्या कंसिडर करना होगा, 1 कंसिडर करना होगा। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पे 3 लिख दिया, नीचे के एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे, ये 6 एज इट इज़, ये साइड का भी 6 एज इट इज़, 3 - 1 2 हो जाएगा, नीचे का -5, यहाँ पे 2 रहेगा, ये -2 -1 ये -3 हो जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके साइड में क्या रहेगा, ये x था ना, x का मतलब x1 x2 और ये x3 लिखेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे 0 0 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या यूज़ करना होगा, इसको क्रैमर्स रूल अप्लाई करने से पहले ये चेक करना होगा वेदर द ऑल 3 रोज आर डिफरेंट और नॉट, मतलब तीनों रो के अंदर आए हुए एलिमेंट्स के रेशियो भी सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर सारे के सारे एलिमेंट्स अलग होने चाहिए। अभी देखो 3 6 6 और ये 1 2 2 इनके रेशियो सेम है। अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे फर्स्ट रो को तो ये सेम ही आएगा ना, इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड रो आर आइडेंटिकल इक्वल है। तो इसके कारण हमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करते वक्त R1 और R2 को कंसिडर नहीं करना होगा। तो हम लोग ऐसा इक्वेशंस कंसिडर करेंगे या फिर ऐसे रो कंसिडर करेंगे जहाँ जिनके कोएफिशिएंट अलग हो, यानी कि देखो वन जिनके या फिर जिनके एलिमेंट्स अलग हो। ठीक है, तो ये 1 2 2 और ये -1 -5 -3 इनके एलिमेंट्स बिल्कुल अलग है, रेशियो में उनका रेशियो भी एक जैसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 2 रो कंसिडर करेंगे टू अप्लाई क्रैमर्स रूल। हियर लिख देंगे डायरेक्टली, हियर 1 यानी कि ये x1 होगा, +2 x2 आएगा, और ये +2 x3 लिखा इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बना सकते हैं हम लोग, -x1 -5 टाइम्स ऑफ x2 -3 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में हमें क्या करना होगा, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें लिखना होगा बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे लिख दिया बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल निकालते वक्त उससे हमें क्या करना होगा, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x1 लिख देंगे, उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का हमें डिटरमिनेंट बनाना है, इज इक्वल टू ये x2 आएगा, उसके नीचे भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का सिंबल बना दिया, उसके इक्वल टू दिया, फिर x3 लिखा, और उसके नीचे भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, ऐसा एक बॉक्स बना दिया, इज इक्वल टू क्या कर देंगे उसको हम लोग टी पुट कर देंगे या फिर लैम्बडा पुट कर देंगे। तो ये राइट साइड में टी पुट कर देते। ठीक है, तो देखो ये जो x1 लिखा है उसके नीचे जो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना था उसके अंदर फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट इक्वेशन के x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करने होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो बनाया था हम लोगों ने, वहाँ पर हमें फर्स्ट रो के अंदर x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करने होंगे, वो कितने होंगे 2 2। और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करने होंगे, वो हो गए -5 -3। ठीक है, ये x2 के साइड में हमें माइनस साइन देना चाहिए था, तो ये माइनस साइन पुट कर दिया। अभी देखो x2 को नीचे भी हम लोगों ने 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जैसा कुछ जगह बनाया था, पोजीशन बनाया था, तो उसके अंदर फर्स्ट रो में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 और x3 के एलिमेंट्स पुट कर देंगे या फिर कोफिशिएंट पुट कर देंगे। तो x1 का कोफिशिएंट कितना था 1 था, और x3 का कोफिशिएंट कितना था 2 था। ये हो गया फर्स्ट रो में। और सेकेंड रो में क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोफिशिएंट सब्स्टिट्यूट करने, यानी कि ये -1 होगा, यहाँ पर होगा -3। ठीक है, उसी तरीके से हमें x3 के नीचे जो डिटरमिनेंट बनाया था 2/2 ऑर्डर का, उसमें फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट इक्वेशन के x1 और x2 के कोफिशिएंट लिखने हैं, वो होंगे 1 और 2। अभी सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोफिशिएंट दैट इज -1 -5 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू हम लोगों ने टी पुट कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप में नीचे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ऊपर का x1 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू -3 -6 -5 इंटू 2 -10, बिफोर दैट एक माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, +4 रहेगा अपॉर्ड में, इज इक्वल टू ये -x2 रहेगा, 1 इंटू -3 -3, और ये साइड में क्या होगा, -1 इंटू 2 -2, बिफोर दैट प्लस साइन, तो -3 + 2 -1, तो ये -1 लिख दिया, इज इक्वल टू ये रहेगा x3,
ये कितना था -5 था, 1 इंटू -5 -5 और ये -1 -2 कितना हो जाएगा +2, -5 +2 -3, ठीक है, इक्वल टू राइट साइड में रहेगा t। नेक्स्ट स्टेप में देखो ऊपर नीचे से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4t मिलेगी, x2 की वैल्यू मिलेगी सिंपली t और x3 की वैल्यू मिलेगी हमें -3t, ठीक है। तो इसके कारण हमें वेक्टर क्या मिलेगा, देखो जो एक बड़ा सा वेक्टर मिलेगा x इज इक्वल टू अंदर के एलिमेंट्स होंगे x1 x2 x3, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर x1 कितना आया था, x1 आया था 4t, x2 कितना आया था t आया था और x3 कितना आया था -3t आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, t को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 4 1 और ये -3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया अपना आइगन वेक्टर हो गया करस्पॉन्डिंग टू द लैम्बडा इक्वल टू 1। तो आगे हमें क्या लिखना होगा, हियर लिखेंगे, हियर वेक्टर मेंशन कर देंगे या फिर हियर 4 1 -3, here 4 1 -3 is the eigenvector, is the eigenvector, is the eigenvector corresponding to eigenvalue लैम्बडा इक्वल टू कितना 1, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, देखो यहाँ पर फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1, ये लैम्बडा इक्वल टू 1 क्या है, ये आइगन वैल्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर 1 कितनी बार आया था, जब हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ देखी थी, तो आइगन वैल्यूज़ क्या आई थी 1 2 2, जिसमें 1 कितनी बार आया हुआ, एक ही बार आया हुआ है ना, तो इसके कारण रिपीटेशन ऑफ आइगन वैल्यूज़ क्या कहते हैं हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना लिखना होगा, हमें 1 लिखना होगा, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1 रहेगी, ठीक है। और लैम्बडा इक्वल टू 1, ये आइगन वैल्यूज़ के ऊपर हमें कितने आइगन वेक्टर्स मिले, एक ही मिला, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नीचे लिखना होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी 1 ही होगी, यानी कि फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई 1 आई, दैट इज रिपीटेशन ऑफ दैट आइगन वैल्यूज़, और उस आइगन वैल्यू के ऊपर जितने नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स मिलते हैं उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो लैम्बडा इक्वल टू 1 इस आइगन वैल्यू के ऊपर हमें एक ही वेक्टर मिला, एक ही आइगन वेक्टर मिला, देयरफॉर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 दिस आइगन वैल्यू इज 1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट केस में हमारे पास दूसरा आइगन वैल्यू कौन सा था, 2 था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ पुट लैम्बडा 2 लिख देंगे, नाउ पुट लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 इन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा 2 आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये x रहेगा, इज इक्वल टू राइट साइड में 0 लिखा, वही गेट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस में हमें क्या करना होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर देने के बाद हमें क्या करना होगा, जो देखो ये जो लैम्बडा था ना, अभी लैम्बडा की जगह पे हमें 2 कंसिडर करना है, तो 4 - 2 2 रहेगा, ठीक है। बाजू के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, ये 6 और ये 6 एज इट इज लिखना होगा, ये 6 और ये 6 एज इट इज लिखा, ये वाले एलिमेंट्स में कोई चेंज नहीं, ऊपर 1 है नीचे -1 देना होगा, ये 1 और ये -1 एज इट इज लिखा। 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, ये 1 साइड में 2 था, और ये -5 -2 कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पे लिखा -5, यहाँ पे लिखा -4, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, साइड में एक वेक्टर के लिए ये x1 x2 x3 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर भी हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीनों रो के अंदर आए हुए एलिमेंट्स रेशियो में भी सेम नहीं है और डिस्टिंक्ट है, पता चल रहा है ना। तो हम लोग सेकेंड या फिर लास्ट इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी चॉइस होगी, कोई भी 2 ही इक्वेशन सेलेक्ट करना है, लेकिन 2 इक्वेशन ऐसे सेलेक्ट करते वक्त हमें ये देखना कि उनके एलिमेंट्स प्रोपोर्शन में नहीं होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग होने चाहिए थे। पहले वाले केस में इसके पहले वाले जब ऐसा मैट्रिक्स बना था, वहाँ पर पहला रो और सेकेंड रो इन प्रोपोर्शन में थे, इसके कारण हम लोगों ने सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस कंसिडर किया था, लिखा था। अभी हम लोग यहाँ पर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या रहेगा सेकेंड इक्वेशन में x1 प्लस x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x3 आएगा, इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा -x1 माइनस 5x2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आगे लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है,
बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल करने पर हमें पहले क्या लिखना होगा, x1 लिखना होगा और x1 के नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा, ऐसी पोजीशन बना देनी है या फिर ऐसी जगह बना देनी है, इज इक्वल टू सेंटर में -x2 होना चाहिए और उसके नीचे 2/2 ऑर्डर का हमें डिटरमिनेंट लिखना है आगे, इज इक्वल टू ये x3 लिखा और x3 के नीचे भी हमें 2/2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बनाना है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो x1 के नीचे जो 2/2 ऑर्डर का हमें डिटरमिनेंट बनाना है उसके फर्स्ट रो के अंदर हमें फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करने होंगे, वो होंगे 1 और 2, ठीक है। और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करेंगे तो ये -5 -4 हो जाएगा। अभी ये x2 के नीचे फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करने तो वो होंगे 1 और 2, ठीक है। 1 और x3 के ना तो 1 और 2 लिखे और यहाँ पर सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए हमें और x1 और x3 के कोएफिशिएंट पुट कर देने होंगे तो -5 यहाँ पर होगा -4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टेक हुआ लगता है, तो x1 के नीचे हमें x2 और x3 के कोएफिशिएंट चाहिए थे, तो x2 का तो ये 1 है और x3 का सही है तो ये -5 -4 सही है, ठीक है, सही हो गया। और x3 के नीचे देखो, x3 के नीचे जो डिटरमिनेंट बना है उसके फर्स्ट रो के अंदर हमें फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट दैट इज़ 1 1 और सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट -1 और ये -5 सेकेंड रो में पुट कर देने होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें x1 के नीचे जो डिटरमिनेंट बन रहा है उसकी वैल्यू आ रही है वो लिख देना होगा, तो x1 के नीचे क्या होगा 1 इंटू -4 -4 -5 इंटू 2 -10 बिफोर दैट माइनस यानी कि कितना रहेगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -x2 -4 और ये माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा +2, नीचे आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू ये रहेगा x3 के नीचे -5 और ये +1 -4 बनेगा, राइट। इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं t लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में 6 -2 और ये -4 बीच में तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन लेकिन 6 2 और 4 के अंदर कॉमन कौन सा नंबर हो रहा है 2 हो रहा है, तो इसको उस 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो ये कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में x1/3 लिख सकते हैं, इसको ये x2/1 लिख सकते हैं और ये x3/-2 लिख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। देखो उसी के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दैट इज़ कर ये दैट इज़ लिखा, दैट इज़ क्या लिख सकते हैं हम लोग x1/3, ऊपर नीचे माइनस होने के कारण हम लोग सिंपली x2/1 लिख देंगे और राइट साइड में ये क्या होगा x3/-2 होगा, इज इक्वल टू टी पुट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x1 = 3t, x2 = सिंपली t और x3 = -2t ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर देखो हमें आगे क्या लिखना होगा, देयरफॉर x1 कितना लिखा, x1 = 3t बनेगा, x2 = सिंपली t बनेगा और x3 = -2t होगा, ठीक है, -2t लिख दिया। देयरफॉर एक कैपिटल X बनेगा आइगन वेक्टर के लिए, कैपिटल X के अंदर क्या आएगा, उसके अंदर के वेक्टर्स के एलिमेंट x1 x2 x3 लिखा, x1 कितना आया था इज इक्वल टू x1 आया था 3t, x2 कितना आया था t आया था और x3 कितना आया था -2t आया था, ठीक है। इसमें से हम लोग t को कॉमन बाहर ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा 3 1 और ये -2, ठीक है। तो 3 1 -2 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इक्वल टू 2। तो हमें आगे क्या लिखना होगा, देखो हियर 3 1 -2 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्बडा इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो लैम्बडा इक्वल टू 2 ये आइगन वैल्यूज़ कितनी बार रिपीट हुई थी, आइगन वैल्यूज जब हम लोगों ने निकाले थे 2 बार। देयरफॉर एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, दिस आइगन वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं क्योंकि आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू ये 2 बार रिपीट हुई थी, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग और लैम्बडा इक्वल टू इस आइगन वैल्यू के ऊपर हमें नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने मिले, एक ही वेक्टर मिला, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू इस आइगन वैल्यू के लिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 1, यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है एक्चुअली नंबर ऑफ वेक्टर्स जो हमें आइगन वैल्यूज़ के ऊपर मिलते हैं ना, तो उसको कहते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने मिले हमें, लैम्बडा इक्वल टू 2 इस आइगन वैल्यू पर एक ही वेक्टर मिला है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा। तो देखो आगे क्या लिखना हमें, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 लिख दिया, फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2, लैम्बडा इक्वल टू 2 ये आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हुई थी, इसके कारण उसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा, सिंपली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तो 1 ही होगा क्योंकि वो वेक्टर के साथ रिलेट करता है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगा क्योंकि आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हुआ था, ठीक है। तो फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 लिखा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल्जेब्रिक
मल्टीप्लिसिटी, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वो लिखना होगा हमें 2, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखना होगा 1, क्योंकि एक ही वेक्टर मिला है। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, एक्चुअली मेन एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता, लेकिन ये कंसेप्ट आगे जाके अगर हमें मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल है या नहीं ये शो दैट करना होगा तो ये वाला कंसेप्ट काम में आता है। ठीक है, तो इसके कारण ये कंसेप्ट लर्न करना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 हम लोगों ने मेंशन कर दिया। तो ये सम के साथ हमारा एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता है मैट्रिक्स के अंदर, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन और इसका वेटेज कम से कम 6 मार्क या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क हो सकता है। तो वो कंसेप्ट है नेक्स्ट, इसके बाद आने वाला डायगोनलाइजिंग अ मैट्रिक्स, या फिर जिसे हम कह सकते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, या फिर दूसरे वर्ड पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो यहाँ पर मैंने कंसेप्ट के नाम लिखे हुए हैं। ये सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा नाम अलग है, लेकिन उसके अंदर सेम ही प्रोसीजर करना होगा जो हमें डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर करना होता है। ये कंसेप्ट आगे स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, देखो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये यानी कि गिवन मैट्रिक्स जो भी रहेगा ए नाम से, वो डायगोनलाइजेबल कब रहेगा, जब वो इक्वल टू सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट में क्या दिया, इफ ए एंड बी आर सिमिलर मैट्रिसेस देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी होगा और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये थ्योरी पार्ट है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट हम लोग इसको रीड कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट में क्या दिया, इफ ए इज डायगोनलाइजेबल देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल। इफ ए एंड बी आर टू सिमिलर मैट्रिसेस देन दे हैव द सेम आइगन वैल्यूज। उसके बाद वाला पॉइंट है, इफ ए इज सिमिलर टू बी एंड बी इज सिमिलर टू सी देन ए इज सिमिलर टू सी। यहाँ पर मैट्रिक्स ये वर्ड लिखा नहीं है, सिर्फ ए बी सी बोला है, इसका मतलब ये मैट्रिसेस ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट क्या दिया है, इफ द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन मोस्टली दैट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं होगा हम लोग कैसे चेकआउट कर सकते हैं, बट सिंपली इफ वी गेट द ऑल द आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, यानी कि सारे आइगन वैल्यूज अगर अलग अलग आते हैं, रिपीट नहीं होते, सेम नहीं होते, तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये इसके कारण यहाँ पर डबल स्टार मार्क किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, the necessary and sufficient condition of a square matrix to be similar to a diagonal matrix is that geometric multiplicity of each of its eigenvalues coincide with the algebraic multiplicity। इसका मतलब क्या रहेगा, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज रिपीट भी होती है, क्या कहा, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आइगन वैल्यूज रिपीट भी होती है, इसका मतलब देखो बाय दिस पॉइंट तो हम लोग उसको नॉन डायगोनलाइजेबल कहेंगे, यानी कि डायगोनलाइजेबल नहीं है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट नहीं आएंगे ना, सिमिलर रूट आने की बात कर रहा हो तो। इन दैट केस, अगर ऐसे वाले केस में किसी भी आइगन वैल्यूज़ की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ मैच हो जाती है, हर एक आइगन वैल्यू की, अब उसके हर एक आइगन वैल्यू की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी उसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ अगर मैच होती है, तो इन दैट केस अगर आइगन वैल्यूज रिपीट होने पर भी हम लोग उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, डायगोनलाइजेबल कह सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, डबल स्टार मार्क किया हुआ है। लास्ट वाला पॉइंट क्या दिया है, देखो अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए हुज आइगन वैल्यूज ऑल आर डिस्टिंक्ट कैन बी डायगोनलाइज्ड बाय सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। कैपिटल डी का मतलब होगा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आए हुए डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, आइगन वैल्यूज़ के होंगे। ठीक है, इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम लिखा है, वेयर एम इज द मैट्रिक्स हुज कॉलम्स आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए एंड डी इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए लिखा हुआ है। तो बेसिकली लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम लोग गिवन मैट्रिक्स ए है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती है, तो उस गिवन मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, आइगन वैल्यूज ही होंगे। और जो कैपिटल एम ये मैट्रिक्स बना है वो क्या है, जिसके अंदर कॉलम्स कौन से होंगे, आइगन वेक्टर्स होंगे। हर एक आइगन वैल्यूज़ के ऊपर हर एक आइगन वेक्टर तो मिलेगा। ठीक है, तो उससे हमें मैट्रिक्स एम भी पता चल जाएगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स एम बनता है ना कॉलम में आइगन वेक्टर्स को लिखकर, उसे हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आपको
न्यूमेरिकल में सम में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इस कंसेप्ट के ऊपर अब एक सम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट द मैट्रिक्स ए रो के एलिमेंट्स दिए है 8 -8 -2, सेकेंड रो के एलिमेंट्स दिए 4 -3 -2 और थर्ड रो में एलिमेंट्स दिए है 3 -4 1 इज डायगोनलाइजेबल, फाइंड द ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स एंड द डायगोनल मैट्रिक्स। इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कम से कम उसका वेटेज हो सकता है 6 मार्क्स और ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज हो सकता है 8 मार्क्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा वाला स्टेटमेंट लिख देना है। राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स को एक डिटरमिनेंट के अंदर पुट कर देना होगा वहाँ पर, जिसमें हमें डायगोनल एलिमेंट से माइनस लैम्डा पुट करना होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें एज इट इज लिखने होंगे। तो देखो क्या करना होगा, फिर 8 माइनस लैम्डा लिखा, नीचे का 4 और ये 3 एज इट इज, ये -8 एज इट इज, ये -3 माइनस लैम्डा रहेगा, ये -4 एज इट इज, ये -2, ये -2, ये रहेगा 1 माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट का ये वर्टिकल बार क्लोज कर दिया, इक्वल टू 0। गिवन मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होने के कारण इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो लैम्डा क्यूब से शुरुआत होगी, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका कोएफिशिएंट कैसा लिखना होगा, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, जो भी मैट्रिक्स दिया है ना उसके डायगोनल एलिमेंट्स का हमें एडिशन कर देना है या फिर सम कर देना है। तो देखो 8 -3 कितना होगा, 8 -3 5, 5 + 1 6, तो यहाँ पे 6 लिखना होगा, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देना, तो ये -6 और लैम्डा क्यूब से उसकी एक पावर कम करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर। आगे क्या आ जाएगा, ये लैम्डा स्क्वायर से एक पावर कम करके तो लैम्डा लिखना होगा, लेकिन उस लैम्डा का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करना होगा। देखो हमें ये जो लैम्डा स्क्वायर के बाद लैम्डा आएगा ना, तो लैम्डा का कोएफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो लेफ्ट साइड में हमें क्या करना होगा, गिवन मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ से 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे, यानी कि 8 -8 4 और ये -3 सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, 8 -8 4 और ये -3 सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट मोस्ट कॉर्नर नीचे की तरफ से 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे, राइट मोस्ट कॉर्नर नीचे की तरफ से -3 -2 -4 1, -3 -2 -4 ये 1, ये इतना सेलेक्ट कर दिया, आगे प्लस देना है। अभी एक्सट्रीम कॉर्नर के 4 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर के 8 -2 3 1, जिस ऑर्डर में उसी तरीके से लिखना है। ये फर्स्ट रो में क्या 8 -2 है और सेकेंड रो में ये 3 और ये 1 है। ठीक है, इनका सबका डिटरमिनेंट निकाल कर हमें ऐड करना होगा, जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो हमें लैम्डा का कोएफिशिएंट यूज़ करना होगा। ठीक है, प्लस माइनस, अगर वो माइनस आता है तो यहाँ पर माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस हम लोग पुट कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर 8 × -3 कितना होगा, 8 × -3 होगा -24 और 4 8 ज़ा 32 होता है, तो बिफोर दैट माइनस साइन, तो ये +32 हो जाएगा। ठीक है, एक पहले ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस -3 × 1 -3, -4 × -2 माइनस +8, बिफोर दैट माइनस होता है तो ये -8 लिखेंगे। आगे क्या करना होगा, देखो ये प्लस पुट कर दिया, 8 × 1 8 लिखा, 3 × -2 -6, बिफोर दैट प्लस होता है तो ये +6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 32 -24 करने पर 8 आएगा आंसर, -3 -8 करने पर -11 आएगा आंसर, और 8 + 6 करने पर कितना आएगा 14 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 14, तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 8 + 3 होगा 11, फाइनल आंसर आएगा अपना 11 होगा। तो हमें ये देखो लैम्डा का कोएफिशिएंट कितना लिखना होगा, +11 प्लस माइनस +11 लैम्डा, और लास्ट में जो गिवन मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स था उसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देना है। तो कैसे से अगर हम लोग इस गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 6, तो उसकी वैल्यू 6 आएगी, तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस दे रहे हैं ना, तो ये माइनस पुट किया और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है 6, तो उसको लिख दी, इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आइगन वैल्यूज मिलेगी 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग आगे लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 2 3, साइड में लिखेंगे आइगन वैल्यूज ऐसा लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो सिंस ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ऐसा हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो वो वाला स्टेटमेंट तो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स भी बनाना। तो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तो मिल गए, आइगन वैल्यूज ही एलिमेंट्स, आइगन वैल्यूज की वैल्यूज हमें डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर लिखनी होगी एज अ डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, दैट इज 1 2 3, लेकिन हमें क्या करना होगा, आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, हमारे आइगन वेक्टर्स होने वाले, तो इसके कारण हमें आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करने होंगे ईच पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो पुट lambda 1 is equal to 1 in
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये a लिखा माइनस लैम्बडा आई किया, लास्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट x लिखा इक्वल टू 0, वी गेट लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप में वी गेट। तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला मैट्रिक्स के लिए। देखो ये जो भी लैम्बडा था वहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना होगा, 1 कंसिडर करना। तो 8 माइनस 1 कितना होगा 7, तो ये 7 माइनस 8 ये -2 ये रहेगा 4, ये -3 -1 ये -4 हो जाएगा, ये -2 ये 3 -4 और ये 1 -1 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या रहेगा x1 x2 x3 आएगा। ये x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, 0 0 0, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखो तीनों रो के अंदर आए हुए एलिमेंट्स कैसे डिस्टिंक्ट है या फिर प्रोपोर्शन में भी नहीं है, इसके कारण हम लोग इन तीनों में से कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर सकते हैं टू मेक अ इक्वेशन, और जिसके आगे हम लोग क्रैमर्स रूल अप्लाई कर x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि अब तक के पहले प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कई बार किया है, या फिर इसके जो फर्स्ट टर्म में जैसे किया था वैसे हमें आगे प्रोसीजर करना होगा। तो वहाँ से वो प्रोसीजर में डायरेक्टली लिख कर x1 x2 की x1 x2 x3 की वैल्यू जो भी होगी वो डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट करके जो आइगन वेक्टर आएगा उसको मैं डायरेक्टली मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया हुआ है, यहाँ पर पहले तो इक्वेशंस कंसिडर कर लिए, उनको हम लोगों ने फिर उसके इक्वेशंस बना दिए। पहले तो रो कंसिडर कर उनके इक्वेशन देखो इस तरीके से आया हुआ है, 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3, उसके आगे लिखा है सेकेंड इक्वेशन 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। उसके बाद क्रैमर्स रूल अप्लाई किया, जहाँ पर हम लोगों ने पहले x1 लिखा, नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आएगा, उसी तरीके से -x2 अपॉन में 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आएगा, इस तरीके से एक जगह बना दिया, और आगे इक्वल टू x3 देकर नीचे 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आएगा, ऐसी जगह बना दिया, इक्वल टू t लिखा। ठीक है, तो x1 के नीचे हमें क्या लिखना होगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट पुट करने होंगे, जो कितने होंगे -8 -2 होंगे, और सेकेंड इक्वेशन के आए हुए सेकेंड रो में हमें क्या पुट करना होगा, सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज -4 और ये -2 लिखा। x2 के नीचे हमें क्या करना होगा, जो डिटरमिनेंट बन रहा है वहाँ उसके फर्स्ट रो में फर्स्ट इक्वेशन के x1 और x3 के कोएफिशिएंट 7 और -2, और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट दैट इज 4 एंड -2। इसी तरीके से हमें x3 के नीचे फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 और x2 के कोएफिशिएंट, और सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x1 और x3 के कोएफिशिएंट पुट कर देना है, इक्वल टू t पुट कर देना है। फिर डिनोमिनेटर वाले पार्ट का हमें डिटरमिनेंट्स निकाल देना है, तो कितना होगा 8, यहाँ पर -6 होगा, लेकिन ऊपर -2 होने के कारण हम लोगों ने माइनस बैलेंस करके डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है वैल्यू 6, और यहाँ पर क्या लिखा है x3 के अपॉन में 4 इक्वल टू t। नेक्स्ट स्टेप में 8 6 और 4 में से 2 कॉमन कैंसिल हो सकता है, तो उसके कारण उसको एलिमिनेट कर दिया, तो सिंपली क्या लिखा 4 3 2 लिखा, इक्वल टू t था राइट साइड में। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी 4t, x2 की वैल्यू होगी 3t, x3 की वैल्यू होगी 2t। ठीक है, जिसको हम लोगों ने एक वेक्टर में लिखा, कैपिटल X लिया एक वेक्टर के लिए, x1 x2 x3 4t 3t 2t, यहाँ से t को बाहर निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 432 एज अ आइगन वेक्टर बचा। तो वही स्टेटमेंट हमें नीचे लिखा है, हियर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू 1 वी गेट आइगन वेक्टर 432। ठीक है, ये पहला वेक्टर हो गया। इसके बाद सिमिलरली हमें लैम्बडा इक्वल टू 2 और लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए जो भी आइगन वेक्टर्स आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो वो वाला काम मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, उसे भी डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर नया कुछ पार्ट है नहीं, पहले जो क्वेश्चन अभी किया उसी तरीके से हमें सिर्फ पर्टिकुलर लैम्बडा की वैल्यू लेने पर एक आइगन वेक्टर निकालना है, तो वो वाला काम मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, पुट लैम्बडा इक्वल टू 2, देखो यहाँ पर लिखा हुआ पुट लैम्बडा इक्वल टू 2 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इक्वल टू 0 वी गेट। तो क्या करना होगा, जो इनिशियल मैट्रिक्स था ना कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने लैम्बडा की वैल्यू लिखी थी, तो लैम्बडा की वैल्यू अभी कितना पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स कैसे बनेगा 6 -8 -2 4 -5 -2 और 3 -4 -1, x1 x2 x3 ये कैपिटल X के लिए, और आगे के एलिमेंट्स 0 पुट कर देने होंगे। तो यहाँ से हमें कैरेक्टर्स देखो इक्वेशंस क्या बनेंगे, कोई भी 2 इक्वेशंस ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनके कोएफिशिएंट सेम नहीं हो, या फिर उनके कोएफिशिएंट का रेशियो भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले 2 इक्वेशन सेलेक्ट कर लिए, उसके बीच में हम लोगों ने क्रैमर्स रूल अप्लाई कर दिया। तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करने पर हमें क्या करना होता है, देखो पहले x1 लिखना होता है, और नीचे डिटरमिनेंट्स के अंदर फर्स्ट रो के में हमें फर्स्ट इक्वेशन में ही x2 x3 के कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं, और सेकेंड रो में हमें सेकेंड इक्वेशन में आए हुए x2 और x3 के कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं। सिमिलरली हमें -x2 बीच में देना होगा, -x2 नीचे, -x2 लिखने के बाद नीचे हमें
2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है, जिसके फर्स्ट रो में हमें फर्स्ट इक्वेशन में आए हुए x1 x3 के कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं और सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन में आए हुए x1 x3 के कोएफिशिएंट यूज़ करने हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में देखो x1 x3 के कोएफिशिएंट क्या थे, 4 और -2, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड रो में लिखे हुए हैं। इसी तरीके से x3 ऊपर लिखकर उसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन के आए हुए x1 x2 के कोएफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड रो में सेकेंड इक्वेशन के आए हुए हमें x1 और x2 के कोएफिशिएंट लिखने होंगे। ठीक है, तो वो लिख दिए, ये 4 और ये -5, 4 -5 इक्वल टू t। नेक्स्ट स्टेप में हमें डिनोमिनेटर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ईच केस में 6, 4 ये 2 रिस्पेक्टिवली आएगी, इक्वल टू t पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें x1 कितना मिलेगा 60, x2 कितना मिलेगा 40 और x3 कितना मिलेगा 2t। 2 कॉमन हम लोग बाहर निकाल सकते थे, लेकिन वो वाला स्टेप मैंने नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, x1 x2 x3 मिल गया, इसका मतलब ये x के अंदर यानी कैपिटल X के अंदर आने वाले वेक्टर के एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, जो क्या रहेंगे, जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल X इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये 60 40 2t। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बाहर, 2t आ रहा है ना, तो 2t बाहर लिखा, अंदर क्या बचेगा 3 2 1। सो हियर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इक्वल टू वी गेट आइगन वेक्टर 3 2 1। ठीक है, 3 2 1 लिख दिया। इसी तरीके से हमें आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 3 कंसिडर करने पर एक आइगन वेक्टर बनाना है, तो जिस उसे भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में पुट लैम्बडा इक्वल टू 3 इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a माइनस लैम्बडा आई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x इज इक्वल टू 0, वी गेट क्या मिलेगा, देखो लैम्बडा की जगह पे हमें अभी क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। तो हमें देखो गिवन मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, पिछले वाले केस पे ये जो मैट्रिक्स था गिवन, लैम्बडा की जगह पे हम लोग 3 पुट करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 - 3 5, यहाँ पर -3 -6 हो जाएगा और ये 1 - 3 -2 हो जाएगा। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे चेंजेस होंगे, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो वो चेंजेस किए हमने यहाँ पर और जो मैट्रिक्स बनेगा वो यहाँ पर लिख दिया था। ठीक है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो गए, बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज लिखे, साइड में x1 x2 x3 ये जो x था उसके लिए और राइट साइड के ये 0। यहाँ पर देखो तीनों रोज के एलिमेंट्स कैसे डिस्टिंक्ट है और उनके रेशियो भी सेम नहीं होने वाले, तो इसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे पहले 2 रो सेलेक्ट करने पर जो इक्वेशंस बनेंगे वो लिख दिए हैं और उस नेक्स्ट स्टेप में लिखा है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल कैसे यूज़ किया जाता है वो पता है, उसके अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स लिख दिए। क्रैमर्स रूल सॉल्व करने पर हमें x1 x2 x3 की डायरेक्टली वैल्यू कितनी मिली है, देखो x1 मिला है हमें 40, x2 मिला है 2t और x3 मिला है हमें 2t। ठीक है, तो इसको हम लोग एक वेक्टर में लिखेंगे, दैट इज कैपिटल X इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये वेक्टर के एलिमेंट्स जहाँ पर हमें x1 की वैल्यू पुट करनी है 40, x2 की वैल्यू पुट करनी है 2t और x3 की वैल्यू 2t। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2t इज द कॉमन टर्म विच वी कैन टेक आउटसाइड, तो 2t बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 1 1। सो हियर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर लैम्बडा इक्वल टू 3 वी गेट आइगन वेक्टर 2 1 1, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 1 पे भी हम लोगों ने एक आइगन वेक्टर निकाला है, लैम्बडा इक्वल टू 2 पे भी हम लोगों ने एक आइगन वेक्टर निकाला और लास्ट में लैम्बडा इक्वल टू 3 इस आइगन वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने एक आइगन वेक्टर निकाला है जो कि कितना आया था 2 1 1। हमें क्या करना था, डायगोनलाइजेशन ऑफ अ मैट्रिक्स करने का था। ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो इसके आगे हमें क्या लिख सकते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट में पॉइंट पढ़ा था ना, तो वही हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। वो लास्ट वाला पॉइंट क्या था, देखो यहाँ पर a square non-singular matrix A whose eigenvalues all are distinct can be diagonalized by similarity transformation D equal to M inverse AM, where M is the matrix whose the columns are the eigenvectors of A and D is the diagonal matrix whose diagonal elements are the eigenvalues of A। ठीक है, ये सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही कंसेप्ट है, जिसे हम लोगों ने शुरुआत में क्या लिखा था, एज अ डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स भी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे क्या लिखना होगा, सिंस M इनवर्स लिखा, A लिखा, AM लिखा, इक्वल टू D लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर D क्या रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स कौन से रहेंगे, आइगन वैल्यूज के ही एलिमेंट्स रहेंगे। देयरफॉर द मैट्रिक्स ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर द मैट्रिक्स, यहाँ पे हमें गिवन मैट्रिक्स लिख देना है। देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने होंगे, वो थे 8 -8 -2, सेकेंड रो में थे 4 -3 -2 और थर्ड रो के एलिमेंट्स रहेंगे। थर्ड रो के एलिमेंट्स चेक कर लेते हैं एक बार, ये पहले 2 तो याद थे, लिख दिए। थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, देखो 3 -4 1, यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करना होगा, ये 3 -4, ये 1 माइनस लैम्बडा है, तो माइनस लैम्बडा कंसिडर नहीं करना है, 3 -4 1।
यहाँ पे लिख दिया 3 - 4 1, ठीक है। तो देखो 3 - 4 1, देयरफॉर द मैट्रिक्स ए वो लिख दिया विल बी diagonalize to the diagonal matrix, will be diagonalize to the diagonal matrix यानी कि डी रहेगा इक्वल टू, वो क्या लिखना है हमें, आइगन वैल्यूज की आए हुए वैल्यूज यूज कर दिए एज ए डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये 1 0 0, ये 0, ये 2 0 0 0, लास्ट में ये 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आगे लिखना होगा हमें बाय ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, बाय क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर आइगन वेक्टर्स हमें एज अ कॉलम यूज़ करने होते हैं, और जो कि आए हुए वो कॉलम्स क्या रहेंगे, आए हुए आइगन वैल्यूज़ के ऊपर आए हुए आइगन वेक्टर्स रहेंगे, ठीक है। बाय ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिखा m इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो पहला आइगन वेक्टर क्या लिखा हम लोगों ने, आइगन वैल्यूज़ क्या लिखा है यहाँ पर 1, तो 1 आइगन वैल्यू के आया ऊपर वाला जो पहला आइगन वेक्टर था वही हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। सेकंड कॉलम में आइगन वैल्यू 2 के ऊपर आया हुआ आइगन वेक्टर हमें यूज़ करना होगा एज ए सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में आइगन वैल्यू 3 के ऊपर आया हुआ आइगन वेक्टर हमें थर्ड कॉलम में यूज़ करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वो डायरेक्टली लिख देते हैं। थर्ड कॉलम में तो हमें ये 2 1 1 लिखना होगा, तो ये 2 1 1 लिख दिया। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे, देखो 3 2 1 लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 3 2 1, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कितने आए थे, फर्स्ट कॉलम के लिए 4 3 2 ये इतना आया था, ठीक है। 4 3 2 लिखना होगा, तो ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया 4 3 2। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स भी बना दिया, डायगोनल मैट्रिक्स भी बना दिया, रिलेशन भी लिखा m इनवर्स a m इज इक्वल टू डी। ये सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्सेस है, जो गिवन मैट्रिक्स a था वो किसके सिमिलर हो रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो रहा है। तो इसको क्या कहा हम लोगों ने, गिवन मैट्रिक्स a का डायगोनलाइज कर दिया, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लेक्चर्स में अगर कंसेप्ट में या फिर कहीं पर भी अगर डाउट आपको लगता है किसी स्टेप पे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करते हैं, तो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।